अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो में आपके साथ स्टोरी शेयर करूंगा। भाई हैं कतर से, उनका वीज़ा अप्रूव हुआ है और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप गल्फ़ से कहीं से भी हैं और यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए और इस भाई के कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने अटैच किए थे वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, और इनका वीज़ा कितने दिनों में अप्रूव हुआ, क्या प्रोसेस टाइम था और सारा प्रोसीजर क्या था, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। ये भाई कतर में थे और मैं यूके में हूँ और इनका वीज़ा मैंने यहाँ से अप्लाई किया। ये आज तक मुझे नहीं मिले और एक अच्छा रिलेशन उनके साथ बन गया और उनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। तो आज की वीडियो में डिटेल स्टोरी होगी। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल इनकी प्रोफाइल बताऊंगा कि ये करते क्या थे, सैलरी कितनी थी, बैंक स्टेटमेंट कितनी थी, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी थी और कौन कौन सी कंट्री से गए और कौन कौन से कंट्री से इन्होंने रिफ्यूज़ल लिए, कौन सी कंट्री का इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका था और कितना अरसा इनको हो गया कतर में। सबसे पहले बात करें, इनका नाम है अब्दुल मजीद और कराची से इनका ताल्लुक़ है और कतर में ये जॉब कर रहे हैं पिछले 2 साल से। और कराची से बेसिकली इनके एक रिलेटिव थे, उनका वीज़ा भी मेरे थ्रू अप्लाई किया था और शुक्र अल्लाह का उनका वीज़ा अप्रूव हुआ था, तो उन्होंने इनको रेफ़र किया था, तो इनका वीज़ा मैंने फिर अप्लाई किया। तो कतर में इनको तकरीबन 2 साल हो गए। 2020 के एंड पे, 2022 के एंड पे इन्होंने जॉब स्टार्ट की थी कतर में और तकरीबन मतलब 2 साल मेंशन किए थे, इन्हें जॉब करते हुए हो गए हैं। और सैलरी जो इनकी है कतर में, इनकी सैलरी है 4500 कतरी रियाल। ये साथ साथ मैं लिखता भी जाता हूँ और बाकी इनके डॉक्यूमेंट मैं आपको साथ साथ कुछ शेयर करता रहूँगा, स्क्रीन पे आपको शो होते रहेंगे तो वो आप देख सकते हैं। तो 4500 इनकी कतरी रियाल सैलरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप जॉब करते हैं, चाहे आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, गल्फ़ से है, गल्फ़ में से कहीं से भी आप हैं, चाहे यूएई से हैं, सऊदीया से हैं, ओमान, बहरीन, कतर, कहीं से भी हैं, तो अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपने अपनी स्टेटमेंट साथ अटैच की है तो स्टेटमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो बेसिकली आपकी सेविंग होती है। एक जॉब पर्सन के लिए जो क्लोजिंग बैलेंस उसके अकाउंट में मौजूद होता है वो उसकी सेविंग होती है। तो उसी सेविंग को आपने शो करना होता है कि मैं अपने टूर पे खर्च कर सकता हूँ। क्योंकि ये अब्दुल मजीद साहब के केस में हमने सिर्फ 1500 पाउंड्स मेंशन किए थे कि 1500 पाउंड हम खर्च करेंगे टूर पे, और इनका भी उसी तरह ही था। मैंने होटल नहीं, हॉस्टल बुक किया हुआ था और होटल जो था वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो हॉस्टल आपको रीज़नेबल पड़ता है क्योंकि आपने जो 1500 पाउंड मेंशन किए कि इतने पैसे मैं खर्च करूँगा अपने टूर पे, तो वो जस्टिफाई होने चाहिए। तो अगर आप होटल की बुकिंग करते हैं तो होटल की बुकिंग, अगर 10 दिन का आपका प्लान है तो होटल की बुकिंग एटलीस्ट आपको 1000 पाउंड वो चार्ज करते हैं 10 डेज़ के। तो वही अगर आप हॉस्टल बुक कर लेते हैं तो एटलीस्ट आपको 250 से 300 पाउंड आपका खर्च आता है सिर्फ अकोमोडेशन का। बाकी फूड का, ट्रांसपोर्ट का, आपकी एयर टिकट का, तो फिर 1500 में सारी चीज़ें जस्टिफाई हो जाती होती हैं। अब इसके बाद डिस्कस करें कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी। तो ये बहुत ही हैरानकुन है, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री सिर्फ थाईलैंड और मलेशिया की थी, दैट्स इट। सिर्फ 2 कंट्रीज़ में गए थे, वो भी लास्ट ईयर की बात है और ये विजिट करके आया था। अपना तकरीबन 10 से 12 दिन का टूर था दोनों कंट्रीज़ का इनका, वो कंप्लीट करके ये वापस आए थे। इसके अलावा कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि इनका अभी 2 माह पहले रिफ्यूज़ल हुआ था जर्मनी के विजिट वीज़ा का। इन्होंने जर्मनी के लिए अप्लाई किया और वो रिफ्यूज़ हो गया, तो अब फिर इन्होंने यूके का अप्लाई किया और अल्लाह का शुक्र है कि इनका वीज़ा ग्रांट हुआ है। ये मैं आपको वीज़ा भी स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, ये इनका वीज़ा है। और अपॉइंटमेंट जो थी, इनके अपॉइंटमेंट लेटर भी मैं आपको शो कर देता हूँ, उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन्होंने कतर से वीज़ा अप्लाई किया था। ये कतर का एड्रेस, दोहा का एड्रेस इस पर मैंशन है। ट्रैवल हिस्ट्री बताने का मकसद ये है कि अगर आपकी थोड़ी बहुत भी ट्रैवल हिस्ट्री है तो ये आप चांस ले सकते हैं, यूके का विजिट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल भी ना हो और फ्रेश पासपोर्ट हो तो उस पर भी चांसेस बहुत कम होते हैं। 100 में से आप लगा लें कोई 2% होते हैं, लेकिन होते हैं चांसेस। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो वीज़ा आपका अप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ वो भी ज़रूर डिस्कस करूंगा। एक क्लाइंट थे, उनका वीज़ा अप्रूव हुआ है, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट, कोई उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं और एज भी उनकी कम थी, लेकिन उनकी प्रोफाइल अच्छी थी, जॉब उनकी अच्छी थी, तो उसी बेस पे उनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। वो भी खैर मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाकी रिजेक्शन में इनका रिसेंटली हुआ था तकरीबन 2 माह पहले जर्मनी से। तो रिजेक्शंस मैटर नहीं करते कि आपने कितनी दफ़ा आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और उसके बाद आपने यूके का अप्लाई किया या ऑलरेडी आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है तो नेक्स्ट टाइम वो आपको यूके का वीज़ा कभी भी नहीं देंगे। ऐसा नहीं पॉसिबल होता। अगर आपका किसी भी कंट्री से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या इनफैक्ट आपका यूके से भी रिफ्यूज़ हुआ है कोई 1 साल पहले, 6 माह पहले, तो
तो उसके बाद अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आप चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं वीज़ा एप्लीकेशन में, कवर लेटर में, तो फिर आपके वीज़ा के लगने के चांसेस होते हैं। ये श्योरिटी नहीं होती कि आपका अगर पहले रिफ्यूज़ हुआ तो आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करें तो नेक्स्ट टाइम भी रिफ्यूज़ ही होगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता। वीज़ा लोगों का अप्रूव हो जाता है आफ्टर रिफ्यूज़ल भी। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट कि डॉक्यूमेंट्स कौन से अटैच किए थे। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो इनका जॉब लेटर के बाद इनका एक एनओसी था कंपनी की तरफ से कि ये बंदा ये जॉब कर रहा है और इतने अरसे से कर रहा है और ये यूके ट्रैवल करना चाह रहा है, तो हमें इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं है। तो इस तरह का आपने एक एनओसी बनवाना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें मैं आपको बड़ा सिंपल करके और बहुत ही आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ आ जाए। तो जॉब लेटर हो गया, एक एनओसी हो गया और सैलरी स्लिप्स। लास्ट 3 मंथ्स की आपने सैलरी स्लिप्स लगानी होती हैं और जो इनकी स्टेटमेंट लगाई थी वो तकरीबन 4 माह की थी। तो 3 से 6 माह की बैंक स्टेटमेंट आप अटैच कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपने एग्जैक्ट 6 माह की लगानी। अगर आपकी 3 माह के ऑनवर्ड जो बैंक स्टेटमेंट मेंटेन है वो आप अटैच कर सकते हैं। तो ये सिंपल से डॉक्यूमेंट है। बाकी ये मैरिड नहीं थे, सिंगल थे, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी होम कंट्री के साथ जो टाइज थी उनको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सिर्फ इनकी एक मदर और इनकी सिस्टर वो पाकिस्तान में रहती हैं, बाकी जितने इनके भाई हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं। तो इनकी जो होम टाइज थी वो इस तरह एक्सप्लेन की थी कि इनकी मदर वहाँ पे रहती है, ये ऑन एंड ऑफ उनके पास वहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं, पाकिस्तान विजिट करते हैं और उनको फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली कवर लेटर के अंदर एक्सप्लेन की थी, क्योंकि वीज़ा एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें मेंशन करना और एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता, तो कवर लेटर लगाना ज़रूरी होता है। तो आप जब भी वीज़ा अप्लाई करें, किसी के थ्रू भी करें, तो ये चीज़ें ज़रूर माइंड में रखें कि आपने कवर लेटर लिखना है और कवर लेटर के अंदर ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है, स्पेशली होम टाइज के बारे में। क्योंकि जो एक सिंगल बंदा होता है जो मैरिड नहीं होता, उसके लिए होम टाइज और ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर एक मैरिड बंदा है वो तो बता सकता है जी मेरे बच्चे और मेरी जो मिसेज हैं वो पीछे हैं, वो मेरे साथ नहीं ट्रैवल कर रही, तो मैं अपना ट्रैवल कंप्लीट करके जितने दिन का मेरा टूर है अपना ट्रिप कंप्लीट करके मैं वापस आ जाऊँ, क्योंकि मेरे बच्चे और मिसेज वो मेरे होम कंट्री में है, तो मैं अपना ट्रैवल कंप्लीट करके ज़रूर वापस आऊँगा। लेकिन जो सिंगल होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को एक्सप्लेन करना। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स का आपको ज़रूर अटैच करना चाहिए, FRC भी अटैच करना चाहिए, उनके ID कार्ड्स भी अटैच करने चाहिए कि मेरे पेरेंट्स हैं और मैं उनके साथ रहता हूँ। अगर उनके साथ नहीं रहते, आप जैसे कहीं बाहर हैं, गल्फ़ में रहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान में हैं, तो मैं उनको सपोर्ट भी करता हूँ, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। मैं उनके पास चक्कर लगाता हूँ, उनको विजिट करता हूँ और वो मेरे पास भी गल्फ़ इधर आते हैं। सपोज अगर कतर में है तो कतर में मेरे पास वो चक्कर लगाते हैं, मेरे पास विजिट करके जाते हैं। तो ये चीज़ें आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कवर लेटर में होम टाइज के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में इनका FRC हो गया, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इनका ID कार्ड हो गया, इनके जो कतर के डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका जो रेजिडेंस कार्ड है उसको अटैच किया, कामा जो है उसको अटैच करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अटैच करके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी प्रोफाइल इस तरह की है और आप UK का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और मेरी कोई हेल्प चाहिए या मेरे थ्रू वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये मेरा ईमेल ID है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 100% आपकी इसी तरह की प्रोफाइल होगी तो 100% श्योरिटी है कि आपका वीज़ा लगेगा। ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि इस तरह की प्रोफाइल अगर हो तो उस पर भी वीज़ा के चांसेस होते हैं। अदर देन दिस, अगर आपकी प्रोफाइल इससे ज़्यादा अच्छी है तो हो सकता है चांसेस ज़्यादा हों, लेकिन इस चीज़ को श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। ना मैं कोई गारंटी देता हूँ, ना को मैं कोई श्योरिटी देता हूँ कि आपका वीज़ा 100% ग्रांट होगा। सपोज आपकी सैलरी अगर 10,000 दिरहम है या 10,000 रियाल है या 15,000 रियाल है, तो ये सारी चीज़ें कई दफ़ा वीज़ा ऑफिसर नहीं देखता। बहुत अच्छी प्रोफाइल के साथ, बड़ी अच्छी सैलरीज, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट्स और बड़े अच्छा क्लोजिंग बैलेंस होने के बावजूद भी समटाइम वीज़ाज रिफ्यूज़ हो जाते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन वीज़ा ऑफिसर। वीज़ा ऑफिसर उस टाइम पे क्या चाह रहा है, उसने क्या नोट किया है। समटाइम ऐसे होता है कि बिल्कुल कुछ छोटा सा एलिगेशन लगा के आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। वो एलिगेशन चाहे आपकी सैलरी के अकॉर्डिंगली हो या आपकी बैंक स्टेटमेंट से या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री से या आपकी होम कंट्री के साथ जो टाइज़ है वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको पॉइंट रेज करके आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। तो वीज़ा अप्लाई करना और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अपनी तरफ से आपको पूरी एफर्ट करनी चाहिए कि आपके केस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हुई हों आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में भी, आपके कवर लेटर में भी, ताकि आपकी तरफ से कोई लैक ना रहे। बाकी तो फिर अगर आपके नसीब में होगा तो ज़रूर वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मैंने अपने इंस्टा और फेसबुक के नए अकाउंट्स बनाए हैं, मैं आपको ये स्क्रीन पे भी शो कर देता हूँ। इन अकाउंट्स को आप फॉलो कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। पुराना जो अकाउंट था वो मैंने डिलीट कर दिया किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो ये मेरे दोनों नए अकाउंट्स हैं, इंस्टा का भी और फेसबुक का भी। इसको आप फॉलो कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।